You're a superhero. अब देखो हम लोग ह्यूमन आई पढ़ लिए थे पूरा का पूरा। अब ह्यूमन आई 10th क्लास में ह्यूमन आई के साथ साथ एक और टॉपिक है, वो ये है प्रिज्म वाला टॉपिक। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। ये पूरा चैप्टर, मतलब ये पूरा अलग से चैप्टर बन सकता है, लेकिन 10th क्लास में इसी में दिया हुआ है, इसी के साथ मिक्स करके, ह्यूमन आई के साथ मिक्स करके तो इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। वर्ण विक्षेपण मतलब होता है डिस्पर्सन। ठीक है, वर्ण विक्षेपण मतलब डिस्पर्शन। और अपवर्तन तो हम लोग पढ़े ही हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग प्रिज्म द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे अब। ठीक है, प्रिज्म होता क्या है पहले वही बताया गया है। सबसे पहले टॉपिक विक्षेपण क्या होता है बाद में, पहले प्रिज्म तो पढ़ो, बाद में वर्ण विक्षेपण बताएंगे। अब देखो पहले प्रिज्म समझ लो। प्रिज्म क्या है, पहले एक एक इसका प्रॉपर्टी देखो। सबसे पहले प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि अगर कहीं पे भी रिफ्रैक्शन अगर एक्ट में आ रहा है तो वो मटेरियल ट्रांसपेरेंट होगा, तभी रिफ्रैक्शन हो पाएगा। अगर वो ओपेक है तब तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो प्रिज्म में सबसे पहला नंबर ट्रांसपेरेंट है। अब ये इतना सारा जो डिटेल दिया गया है इसको छोड़ते हैं, मैं सीधे बता देता हूँ अपने हिसाब से कि प्रिज्म ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 3 साइड में रेक्टेंगुलर शेप होती है। ठीक है, राइट साइड, बॉटम साइड, ठीक, और लेफ्ट साइड में रेक्टेंगुलर शेप होगी। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब क्या, ऐसे ऐसे करके शेप। इधर भी कैसे होगी, कुछ इसी तरीके की शेप। ठीक है, बॉटम में भी कैसी होगी, रेक्टेंगुलर शेप। और 2 ट्रायंगुलर शेप होती हैं। कौन सी, फ्रंट साइड में भी ट्रायंगुलर शेप होगा और बैक साइड में भी ट्रायंगुलर शेप होगा। ठीक है, और पूरा ग्लास का बना होगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट पूरा मटेरियल होगा, उसी को हम प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब उससे जब लाइट रे गुजारी जाती है तो कुछ फिनोमिना शो करती है। ठीक है, क्या क्या फिनोमिना शो करती है, वही जो फिनोमिना है उसमें से एक फिनोमिना है डिस्पर्सन भी है। ठीक है, जब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कराया जाता है तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी वहाँ पे होता है। ठीक है, अभी समझेंगे ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है। पहले प्रिज्म, अभी तो मैंने ये कह दिया कि 3 साइड जो है रेक्टेंगुलर हैं और 2 साइड कैसी हैं, ट्रायंगुलर हैं, कुछ इस शेप में है। तो समझ में बहुत लोगों को आया होगा, बहुत लोगों को नहीं आया होगा। ठीक, देखो दिखा देते हैं प्रिज्म कैसा होता है। अरे ढह गया प्रिज्म, पकड़ो बेटा, पकड़ो थोड़ा सा। ये देखो नीचे नीचे वाला पकड़ो, तुम इधर साइड से तुम पकड़ लो। ठीक है, ये जो है यहाँ से देखो, ये मान लो फ्रंट साइड है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा होगा। ठीक है, अब इधर टिल्ट करो, ये जो है मान लो लेफ़्ट साइड है। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप में दिख रहा होगा। ठीक है, फिर इधर आओ, ये ट्रायंगुलर शेप हो गया, एक ट्रायंगुलर हो गया। फिर इधर आ जाओ, ये सब बालक जो है पकड़ नहीं रहे हैं ढंग का, गिरा दे रहे हैं। फिर एक और हो गया, ये रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। ठीक है, फिर और टिल्ट करते हैं, ये बैक साइड हो गया जो मैंने बोला था, ये ट्रायंगुलर शेप में हो गया। और ये बॉटम साइड हो गया, ये भी रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। ठीक है, ये प्रिज्म है, पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ है। और कैसा है, आपका ट्रांसपेरेंट है। अब प्रिज्म में जो हम इसमें पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, पकड़ो तो भाई, प्रिज्म में पूरे चैप्टर में जो पढ़ेंगे तो लाइट रे हम लोग एंटर करवाएंगे यहाँ से, ऐसे लाइट रे एंटर करेगी और इधर से रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलेगी। ठीक है, अब समझेंगे कि अंदर मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा, अब वो फिगर से बताऊंगा। मतलब लाइट रे किस शेप से एंटर करती है और बाहर निकलती है, रेक्टेंगुलर वाले पार्ट से। ट्रायंगल वाले पार्ट जो हैं उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है,
इसको बंद करते हैं। प्रिज्म। हाँ, 3 रेक्टेंगल और 2 आपके ट्राइंगल से मिलके बनता है प्रिज्म। ठीक है, अब देखो होता क्या है प्रिज्म में, किस तरीके से क्या क्या चीज़ रिफ्रैक्शन होता किस तरीके से। मान लेते हैं ये मैंने प्रिज्म बना दिया। ठीक है, एक प्रिज्म है। ठीक है, इससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग, शेप में जाके शेप ले लेते हैं सबसे बढ़िया। ठीक है, ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म में ये वाला साइड कौन सा है, ये नीचे बॉटम साइड है ना, ये वाला बॉटम में कैसा शेप है, रेक्टेंगल। ये लेफ़्ट साइड है या राइट साइड, जो भी मान लो, हमारे लिए तो राइट है हम लोग के। तो ये क्या है, ये भी रेक्टेंगल शेप में है। ये लेफ़्ट साइड है, ये भी रेक्टेंगल शेप में है। और ये क्या है, ये फ्रंट साइड है। और इसी के पीछे इधर साइड क्या होगा, बैक साइड। दोनों किस शेप में होंगे, ट्राइंगल शेप में होंगे। ठीक है, तो लाइट रे मैंने बोली कहाँ से एंटर करेगी, रेक्टेंगुलर शेप से। तो लाइट रे एंटर करेगी यहाँ से लाइट रे एंटर करेगी। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट रे अंदर घुसेगी। ठीक है, घुसने के साथ थोड़ी सी उसमें क्या डिविएशन आएगी। सीधी जानी थी उसको किस तरीके से, ऐसे, तिरछा आ जाएगा। लेकिन वो तिरछा होगा। क्यों तिरछा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन में अपवर्तन के कारण क्या होता है, उसमें डिविएशन आती है। डिविएशन या तो नॉर्मल की तरफ आती है या नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल। कब अवे होती है और कब टूवर्ड्स होती है, ये भी रिफ्रैक्शन में पढ़े थे। टूवर्ड्स कब होती है, जब लाइट रे एंटर कर रही हो रेयरर से डेंसर में, तब क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स आ जाएगी। स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, डेंसर में जाने की घट जाएगी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी। और जब जा रही हो डेंसर से रेयरर में, अब दोनों केस इसमें पढ़ोगे, याद रख लो जो ये बात बोल रहा है। रेयरर से डेंसर में आएगी तो अभी यहीं पे डायरेक्टली समझते जाओ। ये रेयरर है क्योंकि बाहर तो एयर है जहाँ से लाइट रे आ रही है, और ये कांच है तो ये डेंसर है, ये डेंसर है कांच। ठीक है, तो किधर से किधर जा रही है, रेयरर से डेंसर में लाइट रे जा रही है। तो क्या होनी चाहिए, स्पीड इसकी डेंसर में कम होनी चाहिए। कम होने की वजह से इसको क्या होना चाहिए, बट नॉर्मल की तरफ आना चाहिए। जब स्पीड कम होती है तो नॉर्मल की तरफ, स्पीड जब ज़्यादा होती है तब भागती है दूर। स्पीड जब तुम्हारी ज़्यादा होगी तभी ना दूर भागोगी, जब कम होगी तब कहाँ भागोगी दूर नॉर्मल से। तो अब नॉर्मल बनाना आना चाहिए। जैसे ये मेरी लाइन है, यही ना मेरा वो रेक्टेंगल है, वही सरफेस, यही वो सरफेस है जहाँ से लाइट रे एंटर कर रही है। तो इसी सरफेस पे मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, वही नॉर्मल होगा, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन। तो ये मान लो मैंने यही लाइन यहाँ पे मैं तुमको बना के दिखा, यही लाइन है, डाउट बाद में पूछना, यही लाइन है। तो यहाँ लाइन से परपेंडिकुलर बनाऊंगा। ये क्या परपेंडिकुलर है, सीधी लाइन है इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर है क्या, नहीं ना, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है ना। क्या मैं ये खींच दूं तो ये परपेंडिकुलर लग रही है, हाँ। तो यानी कि यहाँ से मगर ऐसे मैं लाइन खींच दूं ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर लग रही है ना, ऐसे परपेंडिकुलर लग रही है ना इस वाले सरफेस पे। तो ये परपेंडिकुलर है, और ये मेरी जो जहाँ पे लाइट रे जानी चाहिए थी वहाँ तो जाएगी नहीं, परपेंडिकुलर की तरफ, यानी कि ये क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, कुछ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब यहाँ से बाहर निकल रही है तो बाहर फिर से हवा है यानी रेयरर है, और कहाँ से निकल रही है, डेंसर। तो जा रही है किधर से किधर, डेंसर से रेयरर में। तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेयरर में स्पीड बढ़ेगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। तो पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब ये वाली लाइन पर नॉर्मल क्या यही लाइन होगी 90 डिग्री बनाती हुई। इमेजिन करो ये वाली लाइन को मैं यहाँ बनाऊँ तो क्या मैं ऐसे बनाऊँगा, ऐसे 90 डिग्री थोड़े ना, ऐसे है ना 90 डिग्री। तो वही मैंने बनाया 90 डिग्री ऐसे। तो इसको जाना था कुछ इस पाथ पे, लेकिन ये क्या करेगी, इससे और दूर भागेगी ना, तो ये किधर निकल आएगी, ऐसे। समझ आई, हाँ। तो ये क्या है, जो यहाँ पे जो हमने गिराई किरण इसके ऊपर, जो लाइट रे गिराई, वो क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक,
और जो लाइट रे यहाँ से बाहर निकली वो क्या है, इमर्जेंट रे, जो इमर्ज हुई बाहर निकली, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, हाँ क्लीन करके अब बना देता हूँ। देखिए लाइट रे ऐसे गई, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लाइट रे को जाना था ऐसे, लेकिन ये कहाँ चली गई, ऐसे। तो ये जो है इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे, ठीक है। अब और चीज़ें 2 3 4 5 चीज़ें इसमें देख लो। अच्छा लाइट रे जब इमरजेंट रे का हिंदी निर्गत किरण, निकलने वाली किरण, और इसका बोलते हैं आपतित किरण, हाँ, और गिरने वाली किरण। आने वाले की हो तो बोल सकते हैं। तो बोलो ना आने वाली किरण, तुमको कोई मना किया है? तुम तो पूजा को भूजा भी बोल सकते हैं, तो वही बोलो, क्लास में बोलो जो बुक में पढ़ाया रहेगा वही ना बोला जाएगा। तो देखो ये वाली जो किरण जा रही थी आपती, तो जाती 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 ऐसे जाती, और ये वाली जो गई है किधर से गई है, ये कुछ इधर गई है, इस डायरेक्शन में, ये ऐसे जा रही है ना। तो ये जो आपतित किरण अगर इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता, बीच में प्रिज्म नहीं होता, तो वो तो ऐसे निकलती ना, कुछ इस तरीके से ऐसे करके, लेकिन वो एट लास्ट निकल किधर गई, इधर ऐसे निकल गई। मतलब उसको यहाँ से जाना चाहिए था इधर, लेकिन वो निकल किधर है, इधर साइड, मतलब यहाँ से वो डिविएट होके किधर आ गई, इधर। तो ये जो बीच में एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल डेल्टा, डेल्टा एंगल, इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएशन की स्पेलिंग है DEVIATION, ठीक है, ये हो गई। अच्छा पहली चीज़ डेल्टा समझ लिए। एक चीज़ और, ये जो है यहाँ पे जो ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये जो नॉर्मल था तुम्हारा और ये जो इमर्जेंट है, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल E, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब निर्गत किरण। और यहाँ पे नॉर्मल जो था इस तरीके से, ये नॉर्मल और इसके बीच जो आपतित किरण जो एक एंगल, इसको बोलते हैं एंगल I। एंगल I का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो पता ही होगा, ठीक। एक चीज़ और, ये जो एंगल है यहाँ पे इसको बोलते हैं एंगल A, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म कोण। मतलब ये जो मैंने अभी बनाया था, ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं, दिखाते हैं। बड़ा नहीं हो रहा। ये जो था एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है, ये वाला है, पकड़ना नीचे वाला बेस, ये पकड़ना इधर साइड, हाँ मैं दिखा दूँ, सही से पकड़ो, हिलाओ मत। ये जो एंगल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यही क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। वीडियो में दिख रहा होगा तुम लोग को, दिख रहा है, ये जो एंगल है, इधर देखो, ये जो एंगल है यहाँ पे, यही एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये देखो एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ गया कि नहीं, ऐसे घटा भी सकता हूँ, ऐसे कम हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल ज़्यादातर केसेस में ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है 60 डिग्री। कितना होता है, एंगल A की वैल्यू होती है 60 डिग्री, 60 डिग्री के। अच्छा ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, समबाहु, समबाहु होता है, इक्विलेटरल होता है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, तो प्रिज्म में अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है 60 डिग्री है, इसका मतलब समझ लो वो जो तीनों जो ट्राइंगल है, फ्रंट वाला या बैक वाला, दोनों इक्विलेटरल है, ठीक है। तो ज़्यादातर वही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई किसी भी एंगल का प्रिज्म ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही होता है। तो इसमें बस बेसिकली यही चीज़ होती है प्रिज्म में। तो प्रिज्म में ये क्या, यहाँ पे अपवर्तन को प्रिज्म में किस तरीके से अपवर्तन हो गया समझ लिए, क्या क्या इसमें
चीज़ें देख लिए, इमर्जेंट रे देख लिए, एंगल ऑफ इमरजेंस देख लिए, एंगल ऑफ प्रिज्म देख लिए, एंगल डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन देख लिए, मतलब कितना डिविएट हुई, अगर प्रिज्म आया तो कितने का डिविएशन आया, कितने एंगल का, तो वो एंगल डेल्टा। अगर प्रिज्म हटा दो तब तो लाइट रे ऐसे निकल जाती ना, लेकिन जब हमने बीच में प्रिज्म लगा दिया तो लाइट रे कहाँ चली गई, इधर चली गई। तो इसे एक चीज़ और, लाइट रे हमेशा बेस की तरफ बेंड होती है। लाइट रे किधर बेंड होगी, बेस की तरफ। बेस इसका कौन सा है प्रिज्म का, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये बी सी की तरफ क्या हो जाएगी, बी सी इसका क्या, यही ना बेस है, तो बी सी की तरफ हमेशा बेंड होगी, मतलब बेस की तरफ बेंड होगी। अगर मैं प्रिज्म को उल्टा करूं तब भी क्या होगा, जो भी लाइट रे कहीं से भी आएगी तो वो किधर की तरफ बेंड हो जाएगी, इधर की तरफ। नीचे की। किधर से भी आए, इधर से आए, ऐसे आए, ऐसे आए, बेंड किधर की तरफ होगी, बेस की तरफ। ठीक है, अगर सीधा रखूं तभी भी लाइट रे मान लो कहीं से भी आए, ऊपर से, इधर से, सीधी आए कहीं, लेकिन वो बेंड किधर हो रही होगी, बेस की तरफ। ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट प्रिज्म देखें, इसमें क्या क्या और कुछ नहीं ना है। ये हो गया, ये हो गया अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ वही रेक्टेंगुलर सरफेस जहाँ से अब लाइट रे जहाँ पे गिराई जाती है। प्रिज्म कोण समझ लिए। ठीक है, प्रिज्म कोण को एक और नाम से जाना जाता है अपवर्तक कोण, रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोला जाता है। और ये जो एंगल है इसी को प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं और रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। ठीक, रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एज कौन सी है, ये वाली, ये जो आपकी ये एक सरफेस है, इधर रेक्टेंगुलर सरफेस जहाँ से लाइट रे एंटर करेगी, और इस साइड भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जहाँ से बाहर निकलेगी। तो बीच में जो ये है, ये जो साइड है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। ठीक, बीच में जो ये रेखा है, अपवर्तक कोण। हाँ कोर, समझ में आ रही है ना। जैसे यहाँ पे ये जो है, दिखा देता हूँ रिफ्रैक्टिंग एज कौन सी है, पकड़ना, ये कार्ड पकड़ो, दिखा दे। समझ रही है क्या है। समझ में आया तुमको, ये है, ये जो लाइन है, इसी को, ये वाली जो लाइन है, इसी को रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं, दिख गया होगा। अब प्रिज्म का आधार कौन सा है, ये है जो नीचे वाला सरफेस था, इसी के ऊपर फिर ये दो रेक्टेंगुलर सरफेस थी, फिर एक ये वाला रेक्टेंगुलर, इधर ट्राइंगल था, इधर भी ट्राइंगल था, तो इसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, जो हम ये लिख रहे थे ना ए बी सी, ये बी सी बेस है, इधर भी बी सी, इधर भी बी सी होगा। ठीक है, अब मुख्य परिच्छेद, प्रिंसिपल सेक्शन, अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ABC कहते हैं। मतलब कि मुख्य परिच्छेद ये है, पकड़ो कार्ड पकड़ो, ये है, मतलब ये वाला हिस्सा, जैसे मैंने ये बोला ना, ये A है ऊपर, फिर इधर साइड ऊपर करो थोड़ा सा, हाँ ये ऊपर A है, ये ऊपर A है, यहाँ पे A है। ठीक है, यहाँ पे B है, ऊपर करो थोड़ा सा, यहाँ पे B है, और यहाँ पे C है, यहाँ पे जहाँ पे ये पकड़ा है गौरव, यहाँ पे C, ABC। तो ये मैं ABC यहाँ पे भी मान सकता हूँ, पीछे भी मान सकता हूँ ABC, यहाँ पे भी ABC मान सकता हूँ, यहाँ पे भी, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक सब वो ABC है। उसी में से मैं काट दूँ, ये वाला हिस्सा काट दूँ तो ABC निकल जाएगा। यहाँ से कोई एक हिस्सा काट के निकाल दूँ, समझ रहे हो ना, एक छोटा सा हिस्सा निकाल दूँ, तो सारे क्या कहलाएंगे, परिच्छेद, मुख्य परिच्छेद, प्रिंसिपल सेक्शन। जैसे हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे तो उसमें मैं बता रहा था ये एक वायर है ऐसे करके, अब वायर में मैं बोल रहा था क्रॉस सेक्शन होता है, तो उसी तरीके से इसमें प्रिंसिपल सेक्शन होता है, उसमें क्रॉस सेक्शन। मान लो यहाँ से मैं ये वायर में से ये हिस्सा काट दूँ इतना, तो ये गोल गोल मिलेगा ना मुझको एक सेक्शन, तो उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। और इसी में मान लो प्रिज्म में से मैं कुछ काट दूँ हिस्सा, तो प्रिंसिपल सेक्शन हो गया। अब ये पांचवा हटाना, आगे मुख्य परिच्छेद, तो ये पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे कुछ नहीं ना दिया, द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन तो ये बता दिए, ठीक है, अपवर्तन सारा का सारा
समझा दिए हैं ये चीज़। अरे पहले तो इसको छोटा कर देते हैं, ये पूरा हम पढ़ा चुके हैं, ये पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जैसे फिगर में अब डिस्पर्सन को बताना पड़ेगा। इसमें दिया है विचलन कोण क्या होता है? वही एंगल ऑफ डिविएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विचलन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन। अरे ये जो प्रिज्म था ना अपना, लाइट रे ऐसे जानी थी, ऐसे ऐसे करके ऐसे जानी थी, लेकिन लाइट रे लास्ट में किधर निकल रही थी? ऐसे निकल रही थी। तो इसको अगर पीछे मिलाओगे तो ये लाइट रे जानी थी ऐसे और चली कहाँ गई है? ऐसे। तो ये जो एंगल बना है, ये विचलन हुआ है ना, इधर जाना था, विचलित होके इधर आ गई, डिविएट होके, तो इसी को बोलते हैं विचलन कोण। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। और इसका साइन होता है क्या? डेल्टा। विचलन कोण डेल्टा, ठीक है। अल्पतम या एक विशेष मान के लिए, ठीक है, विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, जिसे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, डेल्टा एम कहते हैं। देखो डेल्टा एम पूछ रहे हो ना, एक ऐसा आपतन कोण आता है जिसके लिए जो ये डिविएशन का मान होता है, जिसमें लाइट रे बहुत ही कम डिविएट होती है। कुछ ऐसे एंगल पे अगर लाइट रे गिराएं जिसमें ये जो डिविएशन है, मान लो लाइट रे इधर जानी थी और बस इतनी ही डिविएट हो, इतना ही एंगल बने, बहुत कम, उससे कम ना बने, प्रिज्म बीच में है, तभी भी जो है लाइट रे बहुत कम डिविएट हो रही है, तो उस वाले आपतन कोण के लिए जो है ये जो डेल होता है ये मिनिमम होता है, यानी डेल्टा एम बोलते हैं इसको, बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। ये हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो लाइट रे कुछ इस एंगल से गिराई जाए जिससे क्या हो, वो जो विचलन हो, डिविएशन हो, बहुत ही मिनिमम हो, बहुत ही कम हो, तो वो जो एंगल बनेगा उसको डेल्टा एम से डिनोट करेंगे और बोलेंगे मिनिमम एंगल डिविएशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये हो गया मिनिमम एंगल डिविएशन। डिविएशन हो गया है। अब आ जाते हैं वर्ण विक्षेपण। अब देखो जो आपका प्रिज्म है वो लाइट रे का रिफ्रैक्शन तो करेगा ही, साथ में डिस्पर्सन भी करता है। कैसे डिस्पर्सन करता है? अगर वाइट लाइट गिराई जाए, अगर प्रिज्म के आगे वाइट लाइट गिराया जाए तो वो क्या कर देगा? डिस्पर्स कर देगा लाइट रे को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में। वाइट लाइट क्या कई सारे कलर से मिलकर बना होता है, कई सारे रंगों से वाइट लाइट बनी होती है, विबग्योर से, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। वी का मतलब क्या होता है? वायलेट कलर, मतलब वाइट लाइट के अंदर, वाइट लाइट जो सूर्य का जो प्रकाश है वो वाइट लाइट है, ठीक है। तो ये किस किस कलर से, किस किस लाइट से मिलकर बना होगा? पहला वायलेट, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, विबग्योर को याद रखेंगे तो याद आएगा। फिर येलो, फिर ऑरेंज, इसको हटा देते हैं, ऑरेंज, फिर रेड। इन 7 कलर से मिलके बना होता है, ठीक है। तो जब प्रिज्म में वाइट लाइट गिराई जाती है तो वो क्या करती है? लाइट को डिस्पर्स, वाइट लाइट को डिस्पर्स मतलब सारे कलर्स में बांट देती है, डिस्पर्स कर देती है। तो मान लेते हैं एक वाइट लाइट मैंने गिराई, तो ये क्या करेगी? सारे के सारे जो है कलर्स इसमें बन के आ जाएंगे, ठीक है, 7 के 7 कलर बन के आ जाएंगे। रुक जाओ, इनको कलर कोड कर देते हैं कि कौन कौन से कलर आएंगे। तो सबसे कम जो डिविएट होता है, ठीक है, जो जिसका डिस्पर्सन जो है सबसे कम होता है वो है रेड कलर। तो रेड कलर देखते हैं इसमें, रेड कलर, ठीक है। विबग्योर, फिर ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर देखते हैं, ऑरेंज कलर,
विब ग्योर येलो कलर। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही गैप में बन जा रहा है हमसे, थोड़ा कम गैप देते हैं तभी सातों कलर आ पाएंगे ना। ठीक है, विब ग्योर ग्रीन कलर। विब ब्लू कलर। ठीक है, विब इंडिगो कलर। इंडिगो कलर, वायलेट कलर। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, डिस्पर्सन मतलब वर्ण विक्षेपण। तो इसके अंदर क्या होता है, लाइट रे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है जब लाइट रे प्रिज्म से गुजारी जाती है। इसमें सबसे कम जो है डिस्पर्सन होता है रेड कलर के लाइट का, और सबसे ज़्यादा डिस्पर्सन होता है वायलेट कलर के लाइट का। ठीक है, ये देखो यहाँ से बनेगा विब ग्योर, VIBY नहीं G YO और फिर ये रेड R, विब ग्योर। ठीक है, तो इसमें देखो एक चीज़, अभी तो वेवलेंथ सबसे पहली चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, रेड कलर का जो लाइट होता है उसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होती है, तो जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसका डिस्पर्सन सबसे कम होगा। ठीक है, तो मिनिमम डिस्पर्सन। ठीक है, और जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, तो इसीलिए उसका जो डिस्पर्सन होता है, वायलेट को जामुनी बोलते हैं ना, उसका हाँ, उसका जो डिस्पर्सन होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, अभी इसको समझेंगे नहीं वेवलेंथ को, क्यों वेवलेंथ इसका ज़्यादा है तो डिस्पर्सन कम है, क्यों वेवलेंथ इसका कम है तो डिस्पर्सन ज़्यादा है। इसको जब साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें वेवलेंथ पढ़ लेंगे, क्रस्ट ट्रो वो सब पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। अभी के लिए रट लो कि जो रेड कलर है उसका डिस्पर्सन सबसे कम हुआ, इसीलिए वो जब देखोगे कलर कोडिंग में सबसे ऊपर रहेगा, और वायलेट कलर का डिस्पर्सन सबसे ज़्यादा हुआ, डिविएशन सबसे ज़्यादा हुआ तो सबसे नीचे मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो एक चीज़ और, जैसे मैं एक काम करूं, एक प्रिज्म यहाँ पे लगाऊं, ठीक है, और एक उल्टा प्रिज्म यहाँ पे लगा दूं, और यहाँ से वाइट लाइट गिराऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो क्या होगा, वाइट लाइट जब इसमें प्रिज्म में गिरेगी वाइट लाइट तो डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से क्या निकल जाएंगे, 7 कलर निकल जाएंगे, अलग अलग कलर। अब बनाऊंगा नहीं, एक बार बना दिया, 7 कलर अलग अलग निकल जाएंगे। फिर देखो एक प्रिज्म से निकल के 7 कलर किस में घुसेंगे, दूसरे प्रिज्म में, तो ये जब बाहर निकलेंगे तो अब देखो, अच्छा ये बाहर जब निकलेंगे तो एक कलर बन जाएगा, कौन सा कलर होगा वो, वाइट। हाँ, तो यानी वाइट घुसा तो पहले डिवाइड हुआ, फिर अगर दूसरा प्रिज्म मैंने आगे लगा दिया तो वो मिक्स भी हो जाएगा, और लास्ट में इधर क्या निकलेगा, वाइट कलर की लाइट निकलेगी। किधर निकलेगी, ऐसे निकलेगी कि ऐसे निकलेगी, बैंड हो गया नहीं, उस साइड बेस की तरफ। अभी पढ़ाए थे ना, लाइट रे ऐसे नहीं निकलती है जब भी प्रिज्म से गुजरती है, कैसे निकलती है, बेस की तरफ मुड़ी हुई उधर साइड। ठीक, तो लाइट रे कैसे निकल जाएगी, इधर साइड। ठीक, ये सब मिल के एक बन जाएंगे, समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ नहीं बनाया, वर्णाक्रम। ये जो लाइट रे निकलेंगी
कई सारी लाइट रे यहाँ पे अलग अलग कलर की, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, हिंदी में बोलते हैं वर्णाक्रम। ठीक है, ये भी हो गया। और देखते हैं वाइट लाइट को, वाइट मतलब श्वेत, वाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वेत। और काले को बोलते हैं कृष्ण। श्वेत पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसे सुने होंगे कभी। हाँ, शुक्ल पक्ष और शुक्ल नहीं, कृष्ण। कृष्ण मतलब होता है काला और श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। शुक्ल पक्ष भी होता है, वो दूसरा दूसरा मतलब होता है। अच्छा। हाँ, कृष्ण पक्ष तो सुने हैं, बल्कि श्वेत पक्ष नहीं सुने हैं। ये पढ़ लिए, वर्णाक्रम पढ़ लिए, ये सब पढ़ लिए। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण, कारण क्या है वो बताया गया है। ठीक है, कारण देखो, सिंपल सा कारण ये है कि वाइट लाइट कई सारे कलर से मिलके बना होता है और सारे कलर का जो वेवलेंथ होता है अलग अलग होता है। जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है वो तो कम डिविएट होगा, वो तो चीर फाड़ के निकल जाएगा सीधा ही, थोड़ा ही डिविएट कर पाएगी कांच उसको। लेकिन जिसका वेवलेंथ कम होता है उसके साथ अन्याय हो जाता है, उसको जो है कांच जो है ज़्यादा डिविएट कर, ज़्यादा बहका देता है तो वो नीचे निकलता है। बस कारण ये समझो। ऐसे वाइट लाइट जब जा रही है एयर में तो उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको कांच से गुजारा जाता है प्रिज्म से, तो वो क्या कर देती है? टूट जाती है अपने जिन कलर से वो मिल के बनी होती है उनमें। और टूटने के बाद जो उनमें जो ताकतवर कलर होता है वो तो निकल जाता है कम डिविएशन के साथ। जो थोड़ा बहुत कम ताकत में जो मतलब कमज़ोर होता है उसके साथ ज़्यादा डिविएशन होता है तो वो नीचे मिलता है। बस इतना समझ लो। ठीक है, अब हो गया। नेक्स्ट, हाँ देखो ये दे दिया वेवलेंथ। वेवलेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो ये सबकी वेवलेंथ दिखाई गई है। रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है? 7800 से 64,100 तक सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किसकी है? वायलेट कलर की, बैगनी कलर की। कितनी है? 4000 ही है। और इसकी कितनी है? 7000 है, 8000 है लगभग। तो इसकी ज़्यादा है, इसीलिए इसमें डिविएशन कम आता है। इसकी सबसे कम है इसलिए इसके अंदर डिविएशन सबसे ज़्यादा आता है। और तरंगदैर्घ्य सब में किस में दी गई? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी यूनिट है, ये इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? बहुत ही छोटी यूनिट है। एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, यानी बहुत छोटी यूनिट है, बहुत कम है। जैसे हम लोग तो बड़ी यूनिट पढ़ते हैं ना, किलोमीटर, मीटर, सेंटी, ये तो बड़ी है। एंगस्ट्रॉम माइनस में कोई चीज़, किसी की भी पावर माइनस में समझ जाओ वो बहुत छोटा है। तो यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है इन सबकी कम ही है वैसे, लेकिन उनमें भी सबसे कम बैगनी वाले की है, वायलेट वाले की है, तो वो सबसे ज़्यादा डिविएट हो रहा है। और सबसे ठीक ठाक इनमें इनके कम रेड कलर की है तो उसमें डिविएशन कम हो रहा है। अब आ जाते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। अभी पढ़ा दिए रिकॉम्बिनेशन, अभी पढ़ा है ना। ये देखो, एक प्रिज्म लिया तो यहाँ पे तो टूट गए, डिस्पर्सन हुआ, यहाँ पे डिस्पर्स हो गए, डिस्पर्जन हुआ यहाँ पे। और फिर एक और मैंने प्रिज्म आगे लगा दिया तो वहाँ पे फिर रिकम्बाइन हो गए, तो इसको रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। जॉइंट हो गए आपस में, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। प्रकाश के वर्ण के प्राकृतिक उदाहरण इंद्रधनुष। हाँ भाई, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इंद्रधनुष। रेनबो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेनबो। अब देखो इसमें रेन छुपा है। रेन मतलब बारिश, और बारिश से बारिश की बूंदें, रेन ड्रॉप्स, या जो बादल होते हैं क्लाउड, उनमें ये दिखता है हमको। जैसे इसको समझते हैं ध्यान से। जैसे क्या होगा ना, कभी कभी धूप निकली होगी एक साइड, मान लो ये सूरज भगवान निकले हैं, चमक रहे हैं, चमचमाते हुए सूरज भगवान, और एक साइड क्या है? बादल लगे हुए हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं आसमान के अंदर। ठीक है ना। तो मान लो कुछ इसमें बारिश की जो बूंदें हैं या फिर क्लाउड हैं, वो मान लो ये मान लेते हैं एक
बारिश की बूंद है, एक ही लेते हैं, कई भी ले सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए एक लेते हैं कि फिगर बन जाए। मान लो ये मैं बड़ा सा ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें समझ में आए। तो क्या होता है, जब लाइट रे यहाँ से जाएगी इसके अंदर, तो यहाँ से तो क्या होगी, ये तो बारिश की बूंद है, ट्रांसपेरेंट है ना, पानी ट्रांसपेरेंट होता है, तो अंदर घुसेगी घुसेगी, बेंड होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि रिफ्रैक्शन वहाँ पे होगा, बेंड होगी, बेंड होने के बाद मान लो ये ऐसे करके बेंड होके यहाँ पहुँचेगी। अब यहाँ पे एक जो है चीज़, यहाँ से भी रिफ्रैक्शन होना चाहिए था ना, ट्रांसपेरेंट बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन इसमें ये बाहर उधर साइड ना निकल के इसमें हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TIR। इसको क्लास 12th में डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्लास 12th में ऑप्टिक्स के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया जाता है। अभी नहीं पढ़ाएंगे हम भी, क्योंकि वो फालतू समय बर्बाद होगा। बस इतना समझ लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि दो चीज़ें तुम लोग समझे हो, रिफ्लेक्शन समझे हो और रिफ्रैक्शन समझे हो। तो रिफ्लेक्शन में तुम समझे हो कि ओपेक ऑब्जेक्ट से होता है, और रिफ्रैक्शन में समझे हो कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होता है। लेकिन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये क्या है, एक तरीके का रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन के जैसा ही साउंड कर रहा है और होता भी रिफ्लेक्शन की तरह ही है। लड़ने के बाद किरण क्या आ जाती है, वापस आ जाती है, लेकिन ये किस में होता है, ट्रांसपेरेंट में होता है। अंतर बस इतना है, जैसे रिफ्लेक्शन किस में हो रहा था, ओपेक में ना, और जैसे ही हमको ट्रांसपेरेंट मिल रहा था, रिफ्रैक्शन हो जा रहा था, पार चली जा रही थी। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन लाइट रे पार ना जाके उसी में वापस लड़के आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल। जैसे यहाँ पे ये जो बारिश की बूंद थी, इसमें जब लाइट रे एंटर करी, तो यहाँ से तो भाई ट्रांसपेरेंट अंदर, तो यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन की, लेकिन यहाँ पे नेचर है, यहाँ पे भी तो ये ट्रांसपेरेंट है ना पूरा का पूरा, तो इधर से बाहर भी तो निकलना चाहिए था, लेकिन ये बाहर नहीं निकली। तो बाहर नहीं निकली तो ये ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद इसने लड़के वापस आई। तो ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद भी अगर रिफ्लेक्शन शो करे, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से लड़ने के बाद किधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, और इधर से जाने, अब इसमें क्या होगा ना, प्रिज्म जैसा ये काम कर देगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ प्रिज्म जैसा काम करेगा। जैसे प्रिज्म में क्या हो रहा था कि यहाँ से लाइट रे एंटर कर रही थी, वाइट लाइट, कौन सी लाइट, वाइट, ये भी यहाँ पे वाइट लाइट है, सूरज की लाइट कैसी है, वाइट लाइट है। तो वाइट लाइट जैसे ही यहाँ से एंटर कर रही थी, तो वो क्या कर रही थी, यहाँ से जब निकल रही थी तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट जा रही थी। तो सेम यहाँ पे भी वाटर ड्रॉपलेट भी प्रिज्म की तरह ही काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होगा, यानी दो फिनोमिना होंगे। एक बार उसमें तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा था, इसमें एक बार रिफ्रैक्शन और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन दो बार चीज़ें होंगी ना, तो दूसरी बार में फिर से टूट जाएगा। यहाँ से तो एक ही लाइट जाएगी, लेकिन यहाँ पे जब लड़ेगी तो इसको तो निकलना चाहिए था इधर, इधर भले नहीं निकली, इधर ही आ गई वापस, तो टूट के आएगी अपने कॉन्स्टेंट कलर में, 7 कलर में। अब वही लाइट रे फिर हमको क्या, हमारी आँखों में, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे करके खड़े हैं, हमारे बैक साइड में क्या होना चाहिए, सूरज, और हमारे आगे क्या होना चाहिए, बादल लगा होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे जो, जहाँ पे बादल लगा है, तो अब इसको बस इतना समझ लो कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, एक नहीं वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ पे कई सारे वाटर ड्रॉपलेट हैं। बादल में तो कई सारे वाटर ड्रॉपलेट होंगे, तो सब में जाएगी लाइट रे, उसके सारे पार्ट्स में, यहाँ पे भी गिरेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह गिरेगी ना, वाटर ड्रॉपलेट के हर पार्ट में लाइट रे गिरेगी, और हर पार्ट से वो 7 कलर टूट के आएंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो इलाका है, ये ऐसे करके, ये जो इलाका है ऐसे, ये जो इतना इलाका है, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा ऐसा, तो हमको ये कैसे नज़र आएंगे, इन इलाकों में 7 कलर ऐसे ऐसे, ऊपर एक कलर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7 कलर ऐसे नज़र आएंगे। फिर इसमें भी नज़र आएंगे, जितने वाटर ड्रॉपलेट होंगे सब में नज़र आएंगे। तो इसी को बोलते हैं रेनबो। और ये जो शेप होती है इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला शेप, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अर्धवृत्त।
ठीक है। सॉरी, अर्धवृत्त नहीं बोलते हैं, हिंदी में हमको नहीं पता क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त नहीं बोलते हैं, पैराबोला को कुछ और बोलते हैं, मतलब पैराबोला शेप है ये, ठीक है। इस शेप में हमको रेनबो दिखता है। देखोगे कभी भी मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो आसमान में जब भी देखोगे तो ऐसे करके लंबा लंबा ऐसे करके दिखेगा, दिखता है ना, पूरे 7 कलर ऐसे करके दिखते हैं। तो ये समझ जाओ ये सब क्या है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट हैं कई सारे, उनके अंदर से सातों कलर की लाइट रे हमारी आँखों में यहाँ पे आ रही है। तो हमको जितने वाटर ड्रॉपलेट यहाँ के दिख रहे हैं सब उन्हीं कलर से दिख रहे हैं। तो ये पूरे के पूरी हमको रेंज में दिखेगी। ये हो गया इंद्रधनुष। पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं, टोटल मतलब पूर्ण, इंटरनल मतलब आंतरिक, और रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, ठीक है। अब लग रहा है ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाए, कुछ बचा नहीं है इसमें, एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा लग रहा है। कि रहने दे, कितना टाइम हो गया, ज़्यादा समझाने में टाइम लगेगा, यहीं तक रहने देते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे जो जो बचा हुआ है, इसको तो पूरा समझा ही चुके हैं, ठीक है। तो अब समझना क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन समझना है। ये तो अपवर्तन में हम लोग पढ़े थे, इसके एग्जाम्पल। और फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है घटनाएं, तारों क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। उसके बाद चैप्टर ख़त्म है यहाँ पे। तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसको पढ़ना है। अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, मतलब फिर टिंडल इफेक्ट पढ़ना है। अच्छा, एक दिन और जाएगा, रहने देते हैं, ठीक है। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, यहीं तक का जो है रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक दिन और लगेगा, ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दी एंड, बाय बाय, टाटा। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.